यूपीपीसीएस के आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम आईएएस के इस क्वेश्चन एनालिसिस में स्वागत है। मित्रों, हम क्वेश्चन एनालिसिस आगे की क्लास जारी रखते हैं। आपने हमारी क्लास 1 देख लिया, जिसमें हमने 15 प्रश्नों का बड़ा ही शुद्धतम सारगर्भित विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत किया था। आपने देखा होगा उसमें कुछ प्रश्न आपके गलत हुए होंगे, कुछ सही होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके सारे प्रश्न सही होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपका स्कोर लगातार आगे बढ़ रहा है तो आप अपने क्वालिफाई होने की ओर आगे चल रहे हैं। इसी तरीके से हम इसके सारे प्रश्नों को अलग अलग खंडों में जीएस और सीसेट दोनों के सारे प्रश्नों का विश्लेषण हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बस इसके लिए आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़िए। निश्चित रूप से इस देवप्रयागम परिवार, डीपीआईएस परिवार के एक सदस्य के रूप में आप सभी हमारे इस प्रश्नों का एक सटीक विश्लेषण प्राप्त करते रहेंगे। आते हैं उसके आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने देखा था। कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया है। ये हम लोगों ने आर्थिक क्रिया नहीं है। अब ज़्यादातर लोगों का तो है और नहीं है में गलत हो जाता है, कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई है। ठीक है, अब मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई है। अब देखिए, थोड़ा सा जो विश्लेषण नहीं करेगा वो क्या करेगा, वो इस क्वेश्चन को गलत कर देगा। ठीक है, आप जानते हैं 2020, 21, 22 का जो दौर रहा ये किसका रहा है, ये कोविड काल रहा है। अब इस कोविड काल में आपने देखा होगा, इस कोविड काल में विश्व भर में यही देखा गया है कि लगभग सभी देशों के जो जीवन प्रत्याशा है वो लोगों की कम हुई है। ठीक है, लोगों के जो शैक्षणिक स्थिति थी उसमें भी कमी आई है। तो जो भी मानव विकास सूचकांक के जो भी इंडिकेटर्स हैं, ये उस इंडिकेटर्स पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अब आपको तो ये समझना चाहिए कि मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में कितनी थी, 130 थी। उससे उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई है। अब देखिए 132 हो गई है तो ये क्या हुआ है, ये उन्नत नहीं हुई है, वो इंक्रीज नहीं बल्कि वो डिक्रीज हुई है। अगर आप इंग्लिश का पढ़ेंगे तो आंसर सही कर देंगे, हिंदी का पढ़ेंगे तो गलत कर देंगे। इंडियाज रैंक ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैज अपग्रेडेड फ्रॉम 130 इन 2020 टू 132 इन 2022। अब देखिए दूसरा कह रहा है इंडियाज रैंक ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैज, ये देखिए स्टेप्ड फ्रॉम 132 टू 132 इन 2022। अब देखिए कि मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 थी और 2022 में गिर कर कितनी हो गई है, 132 हो गई है। तो ये गिरी है कि बढ़ी है, अगर देखा जाए तो ये अपग्रेड नहीं हुई है, ये उन्नत नहीं हुई, बल्कि जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ रही है वैसे वैसे क्या होता है, अगर आप इसमें 132, 133, 134 जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप की रैंक उसमें गिरती जा रही है, रैंक बढ़ नहीं रही। अगर आप निम्न स्तर पर आए, क्योंकि क्या होता है, यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे तो सही हो गया होगा, नहीं तो ये आंसर निश्चित रूप से आपका गलत हो गया होगा। अब ये कह रहा है, कोड दे रहा है केवल एक सही है, दोनों एक और दो दोनों सही है, केवल 2 सही है, ना तो एक सही है ना तो 2 सही है। ठीक है, तो इसमें ये गलत है, ये गलत होगा आपका, ये सही होगा। मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई है, मतलब इसमें क्या हुई, गिरावट आई है। इसमें गिरावट आई है। क्वेश्चन टफ रहा है थोड़ा सा, जिसके भी समझने में फेर हुआ है उसका आंसर ही गलत हो गया है। ठीक है, तो आंसर आपका होगा केवल 2 होगा। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है। मीरा कुमार, उर्मिला सिंह, प्रतिभा देवी पाटिल, सुषमा स्वराज। अब तक आप जानते हैं कि केवल मीरा कुमार ही महिला स्पीकर बनी हैं। ठीक है,
तो मीरा कुमार हैं, उर्मिला सिंह है, सुषमा स्वराज हैं, प्रतिभा देवी पाटिल हैं। प्रतिभा देवी पाटिल जो भारत की राष्ट्रपति बनी हैं, सुषमा स्वराज नेता प्रतिपक्ष रही हैं। ठीक है, तो कौन होगा आंसर? मीरा कुमार होंगी। आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है। ग्राम सभा के बारे में कहा जा रहा है, ग्राम सभा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा गलत है, इसका मतलब है कौन सा कथन गलत है। अब देखिए, इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार की होती हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। देखिए, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में आपको बताया है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में आपको लोकल गवर्नमेंट पढ़ाते हैं तो हम ग्राम सभा पर बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। और ग्राम सभा एज ए संसद हम ये आपको पढ़ाते हैं कि ग्राम सभा जो होती है इसकी भूमिका वैसे ही होती है जैसे कि संसद होती है, जैसे कि संसद होती है, या जैसे कि विधानमंडल होता है, विधानसभा होती है। ठीक है, तो एज ए राज्यों की व्यवस्थापिका और केंद्र की व्यवस्थापिका अगर आप देखेंगे वैसे ही क्या होती है, ग्राम सभा होती है। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, ये क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, दूसरा कह रहा है इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है, ये आपका गलत है, यानी कि सही आंसर आपका क्या होगा, ये होगा। कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये कथन सही नहीं, यानी आंसर आपका बी होगा। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता नहीं, इसकी शक्तियों का निर्धारण राज्य सरकार का द्वारा होता है, क्योंकि स्थानीय स्वशासन क्या है, राज्य सूची का विषय है। तो राज्य सूची का विषय है, ग्राम सभा को कितनी शक्तियां दी जाएंगी ये कौन तय करेगा, ये राज्य सरकार करेगी, राज्य की व्यवस्थापिका करेगी। यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, ए तथा सी दोनों सही है, ए और सी दोनों सही हैं। ठीक है, तो आपका गलत आंसर क्या होगा, बी होगा आंसर ये। ठीक है, चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ आपका अगला ये विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाई, वर्ल्ड बैंक नहीं पब्लिश करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम नहीं पब्लिश करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं करता है, तो ILO करता है, ILO करता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन करता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन प्रकाशित करता है, क्या, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ठीक है मित्रों, तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कौन सा है, DPIS यूट्यूब चैनल। तो आप DPIS यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं UPPCS 2023 के क्वेश्चन एनालिसिस सेशन में आप हैं DP पांडे के साथ। आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप DPIS परिवार के सदस्य हैं, इसलिए आप DPIS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको हो सके तो आप अन्य लोगों तक इसको शेयर भी कीजिए। ये संस्था, ये संगठन, ये परिवार, ये सोशल प्लेटफार्म आपका अपना है। आप अपने इस प्लेटफार्म के साथ जुड़े रहकर बहुत सी चीज़ों को आप लगातार प्राप्त करते रहेंगे। मित्रों, 22 मई से हमारा न्यू बैच शुरू हो रहा है, आप उसके साथ भी जुड़ करके बेहतरीन कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। हिंदी पर आप कमांड बनाने के लिए आप हमारे 22 मई के सेशन के साथ जरूर जुड़ें ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफार्म से। इसी प्रकार से आप GS क्रैश कोर्स PCS मेंस के लिए भी हमारी 20 तारीख को शाम को 5 बजे से शुरू हो रहा है, उसके साथ भी जुड़ करके आप अच्छा कर सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं। निसार सैटेलाइट, निसार सैटेलाइट बड़ा चर्चा में रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है। निसार सैटेलाइट निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? आप जानते हैं कि निसार सैटेलाइट को विकसित करने में नासा ने बहुत बड़ा योगदान किया है भारत के सैटेलाइट कंपनी के साथ में, अर्थात इसरो के साथ। तो इसरो और नासा द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर के क्या किया गया है, इसका विस्तार किया गया है। ठीक है, तो निसार उपग्रह इसरो और नासा का एक जॉइंट प्रोडक्ट रहा है, एक जॉइंट प्रोडक्ट के रूप में इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर होगा ए आंसर होगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से ये सारे प्रश्न अगर आपके सही हो गए हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20 प्रश्नों तक अगर आपके गलत नहीं हुए हैं तो आप रैंकिंग में जा रहे हैं, आप 90 का रैंक जरूर ले लेंगे।
90 प्रश्न जिनके सही हो जाएंगे उन्हें यूपीपीसीएस मेंस देना है 2023 का। ठीक है, तो इसलिए आप निश्चित रूप से उसी श्रेणी में जा रहे होंगे। नहीं जा रहे हैं तो भी टेंशन की कोई बात नहीं है, अगले एग्जाम के लिए आपको अभी से ही प्रिपेयर होना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है, आप जानते हैं राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य व्यवस्थापिका है, पंचायती राज आयोग है, भारत का निर्वाचन आयोग है। तो आपका क्या होगा, राज्य निर्वाचन आयोग होगा। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है, ये पंचायतों के समस्त चुनाव और नगर पालिकाओं के समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है, राज्य का निर्वाचन आयोग करता है, जिसका प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 243 के में है। आते हैं, देखते हैं लोटिक पारिस्थितिकी। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ लोटिक इकोसिस्टम। लोटिक इकोसिस्टम का उदाहरण क्या है, तालाब है, धसाऊ क्षेत्र है, मार्सी एरिया है, दलदल है, नदी है। नहीं, एक लोटिक जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसकी सबसे खास बात जो होती है, जो आपके नदी क्षेत्र होते हैं, जो आपके स्ट्रीम क्षेत्र होते हैं, उन सभी क्षेत्रों के लिए ये लाया जाता है। तो इसका जो आपका आंसर होगा क्या होगा, ये आपका होगा नदी होगा। ठीक है, नदी हैं, झरने हैं, ये सब आपके इसी में शामिल हैं। ठीक है, नदी है, आपका झरना है, स्प्रिंग्स, ये सब आपके किसमें शामिल हैं, आपके इसमें शामिल। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है। अब देखिए mRNA वैक्सीन बड़ी चर्चा में रही है। निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 के संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है। तो मॉडर्ना एक ऐसी वैक्सीन बनाई गई थी जिसे mRNA वैक्सीन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये RNA पर आधारित थी। ठीक है, मैसेंजर RNA, और इस रूप में मॉडर्ना का काफ़ी कुछ प्रयोग किया गया। यहाँ तक कि इसके जो होता है ना इमरजेंसी प्रयोग के लिए, इसके इमरजेंसी प्रयोग के लिए भी क्या किया था, WHO ने इसको मान्यता प्रदान कर दी थी। तो आपका आंसर क्या होगा, मॉडर्ना होगा। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था। आप जानते हैं जैनुल अबादीन जो था, इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ठीक है, तो जैनुल अबादीन था जिसने कश्मीर के में गौ हत्या को समाप्त कर दिया था, जजिया को समाप्त कर दिया था। बड़ा ही धर्मप्रिय राजा था, बड़ा ही एक तरीके से पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष टाइप में था, और जिसने सभी धर्मों के मध्य एक सौहार्द को विकसित करने का प्रयास किया था। ठीक है, वही है कौन, जैनुल अबिदीन है। ठीक है, तो आपका आंसर ए सही होगा, जैनुल अबिदीन। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 24। ठीक है मित्रों, ऐसे प्रश्नों का सही और सटीक विश्लेषण आप देख रहे हैं कहाँ, DPIS के साथ। तो आप बने रहिए DPIS के साथ, देवप्रयागम के साथ, हमारे आने वाले कक्षा कार्यक्रम के साथ भी आप जुड़े रहिए। देखिए 25 क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ठीक है, तो जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली जो थी INS करंजा है, INS कलवारी है, ठीक है, INS वागीर है, INS बेला है। ये बड़ी चर्चा में थी, जब आप देख रहे हैं उस समय जब ये चल रही तो बड़ी चर्चा में थी। कौन, INS वागीर बड़ी चर्चा में थी, और INS वागीर जो थी ये इस श्रेणी की, स्कॉर्पियन श्रेणी की पांचवी, इस श्रेणी की ये पांचवी थी। तो आंसर आपका सी सही होगा, ये इस श्रेणी की पांचवी, ठीक है, स्कॉर्पियन श्रेणी की थी और बड़ी महत्वपूर्ण रही है। तो आपका आंसर होगा INS वागीर होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपने देख लिया, यहाँ तक के आंसर आपके सही हो रहे होंगे। अब देखिए, एक इतिहास का शामिल कर दिया गया, एक साइंस का शामिल कर दिया गया, एक जो है इकोलॉजी का शामिल कर दिया गया, फिर एक करंट का शामिल कर दिया। क्वेश्चन का जो सेटिंग है वो इस तरीके से कहीं आपको स्थिर ना होने दे।
ठीक है, अलग अलग तरीके से प्रश्नों को सेट कर दिया जा रहा है। एक साथ एक श्रेणी में क्वेश्चन नहीं है, अलग अलग श्रेणियों में क्वेश्चन है। आइए देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के क्रम में बढ़ते क्रम का मतलब है छोटा से बड़ा, यानी जो छोटा पहले रहे और जो बड़े रहें वो बाद में रहें। तो आता है सबसे पहले ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, अरेबियन मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है और गोबी मरुस्थल है। विकल्प दिया गया है पहला, आप देखेंगे 1 है, 4 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से विकल्प दिए गए हैं। अगर हम ये जान जाएं कि इनकी स्थिति क्या रही है और इनका ये कितने किलोमीटर में ये विस्तारित रहे हैं, तो इसका हम एक सटीक आंसर आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर देखें तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल ये 284 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में है। अगर हम देखें अरेबियन मरुस्थल की बात करें तो अरेबियन मरुस्थल 2330 में है, 2330 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम सहारा मरुस्थल की बात करें तो सहारा मरुस्थल आपका जो है 9200 वर्ग किलोमीटर में है। और अगर हम गोबी मरुस्थल की बात करें तो गोबी मरुस्थल आपका है कितना, 1295 वर्ग किलोमीटर में है, 1295 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए इसमें सबसे अगर हम देखें तो 284 वर्ग किलोमीटर में अगर है ग्रेट सैंडी मरुस्थल तो सबसे छोटा आपका कौन हो गया, 1 हो गया। अब हमें देखना है कि एक कहाँ पर पहले है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो इनको 2 को हम रखें, बाकी इन दोनों को हम काट दें। हम 50-50% पर आ जाएं। 2 विकल्प हमने हटा दिया, अब 2 विकल्प हमारे सामने बचा। यही तो आप नहीं करते हैं एग्जाम में। आपको मैं बार बार कहता हूँ कि आप एक बार सारे क्वेश्चन कर लें, उसके बाद फिर आप 50-50 पर क्वेश्चन पर आए, नहीं करते हैं तो क्या किया जाए। अब देखिए अब 1 4, अब यहाँ देखिए 4 1295 है, 9200 है, 2330 है, तो 200 क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा 1295 वर्ग किलोमीटर, यानी 1 और 4 हो गया। फिर सेकंड में क्या है, 2330 है, फिर 9200, 2330 में है, सेकंड में है, और ये तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर आपका ये होगा, ये आंसर आपका होगा। तो 26 नंबर के क्वेश्चन में आपका आंसर क्या हो गया, ए आंसर हो गया। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं, ये आप क्लास 9 से 10 से उसके पहले भी आप पढ़ते रहे हैं। आयोडीन जो होता है समुद्र में, समुद्री जो शैवाल होती है, समुद्री नरकुल होती है, वहाँ से क्या बनाई जाती है। हम लोग जब इंटर में पढ़ा करते थे, जब हाई स्कूल में पढ़ा करते थे, तो उसमें उसी समय से पढ़ते आए हैं कि समुद्री नरकुल, समुद्री शैवाल का सबसे अधिक उपयोग किसमें किया जाता है, आयोडीन के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आयोडीन के निर्माण में किया जाएगा। समुद्री शैवाल किसके लिए प्रयोग में आता है, आयोडीन के निर्माण में किया जाता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया। अब देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो जल रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण आया है, उसके बाद फिर आपका वायु आता है, जल प्रदूषण आता है, फिर वायु प्रदूषण आता है। ठीक है, तो जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम कब आया था, 1974 में ही पारित किया गया था। ये होगा आपका आंसर, 28 का आंसर आपका क्या होगा, ये होगा, 1974 होगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से मित्रों आप देख रहे हैं यूपीपीसीएस 2023 का एक व्यवस्थित एनालिसिस आप देख रहे हैं, सबसे सटीक एनालिसिस देख रहे हैं, डीपीआईएस पर देख रहे हैं, डीपीआईएस यूट्यूब चैनल के साथ देख रहे हैं, डीपी पांडे के साथ देख रहे हैं। मित्रों ये आपको एक सटीक विश्लेषण आपको प्राप्त हो रहा है हमारी क्लासेस के साथ। ये हमारी निरंतर क्लास के साथ आप जरूर बने रहिए, आपको सबसे व्यवस्थित, सबसे प्रमाणिक विश्लेषण आपको यहाँ से प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आपके 29 क्वेश्चन हो गए। देखिए राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। इन नेशनल पार्क्स जेनेटिक डाइवर्सिटी इज मेंटेन्ड बाई इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन, जनरल पूल और नन ऑफ द अबव।
मान लिया, मान लेते हैं आप इसमें कुछ भी नहीं जानते हैं, आपको तुक्का लगाना है। ठीक है, तुक्का लगाना है तो कैसे लगाएंगे आप? तुक्का लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप देखिए, तुक्का लगा करके आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर आंसर कर सकते हो, तब आपका आंसर यहाँ पर व्यवस्थित क्या हो सकता है, तब आपका आंसर आपका व्यवस्थित क्या होगा, तब आपका आंसर हो जाएगा इन सीटू एक्स सीटू। एक्स तो बाहर का हो गया, ये इन हो गया, इनका मतलब अंदर हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपना आंसर क्या कर सकते हैं, इन सीटू संरक्षण द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका होगा इन सीटू संरक्षण द्वारा। इन सीटू कंजर्वेशन इन नेशनल पार्क्स जेनेटिक डाइवर्सिटी इज मेंटेन्ड बाई इन सीटू। ठीक है, संरक्षण द्वारा। इससे क्या होता है, इस प्रकार के कंजर्वेशन में क्या होता है, इस प्रकार के कंजर्वेशन में पीढ़ी दर पीढ़ी जो आनुवंशिक विविधता होती है वो चलती रहती है और उसका एक बेहतर तरीके से रख रखाव हो जाता है, संरक्षण हो जाता है। यानी जो आपका आनुवंशिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये किसी भी रूप में बेकार नहीं होने पाते हैं। तो इस तरीके से आपका सबसे बेहतरीन विश्लेषण आपका होता है। चलिए आगे आते हैं। इस तरीके से आपने देखा ये 29 क्वेश्चन आपके हो गए और आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा योजना सही सुमेलित नहीं है। देखिए अब ये बहुत फैक्चुअल हो गया और हम लोग बार बार कहते हैं कि योजनाओं से क्वेश्चन आता ही आता है। हालांकि इस पर हमने अपने क्लास में भी चर्चा किया था, पिछले क्लास में भी हम लोग इस पर चर्चा किए थे। ठीक है, तो चर्चा थोड़ी इसमें की गई थी। अब आपको देखना है कि इसको आप कितना बेहतरीन तरीके से कर पा रहे हैं। अगर कर ले जाते हैं तो आपका ये क्या होगा, सबसे अच्छा आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन योजना सही सुमेलित है। ठीक है, आप देखेंगे रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। ठीक है, रूरल हाउसिंग सब्सिडी स्कीम को अगर आप देखें, रूरल हाउसिंग सब्सिडी स्कीम ये कब आई है, ये 2017 में आई है, नहीं ये 2023 में आई है। वास्तव में ये अभी जस्ट बजट में भी इसको लाया गया, लॉन्च किया गया है। ये भी 2023 की सबसे लेटेस्ट स्कीम रही है। ठीक है, अब ये लॉन्च की गई, जल्दी लॉन्च की गई है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा 2023 होगा इसका आंसर। होगा। अगर आप इतना जानते हैं तो आप तुरंत आंसर ही लगा देंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना सही सुमेलित है, तो रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2023 लॉन्च की गई है। कैसा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये 2017 दिया गया, इसका मतलब हो गया कि अब यही सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, दूसरा है सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन स्कीम 2015-16 है। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2014-15 है। तो इस तरीके से आपका आंसर ए इसमें से हो जाएगा। तो 30 नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017 हो गया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है। अब आप देखिए ऐसा करें, देखिए पहले तो आप 50-50% वाला काटिए, इसको आप काट दीजिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों की करेंसी में ब्रिटिश राजशाही का कोई उल्लेख नहीं है। इसका मतलब आपका बचा ऑस्ट्रेलिया बचा और कनाडा बचा। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया में जो वहाँ के राजा रहे हैं किंग चार्ल्स थर्ड, किंग चार्ल्स थर्ड रहे हैं, इनका नाम वहाँ के करेंसी नोट पर रहा है। तो इसने घोषणा की है कि अभी क्या करेंगे, करेंसी नोट से हम किंग चार्ल्स थर्ड का नाम हटाया जाएगा। हालांकि सिक्कों में जो एलिजाबेथ का नाम है, एलिजाबेथ सेकंड का है, तो वो कंटिन्यू रखा जाएगा, लेकिन इसको जो है हटाने की बात कही जा रही है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। ठीक है मित्रों, तो ये आपका विश्लेषण रहा है। 31 क्वेश्चन तक का विश्लेषण हो गया और आप देख रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण रहे हैं। एक भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सरल क्वेश्चन, अगर ये गलत हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप बाहर चले जाएंगे। आगे देखिए, अल-नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अल-नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकटन होना शामिल है। बिल्कुल सही आंसर है।
ठीक है। गर्म धाराओं का प्रकटन होता है एल नीनो के साथ। जैसे जैसे एल नीनो निकलती है पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू तट पर, वैसे ही जो ठंडी धाराएं थी वो समाप्त हो जाती हैं और गर्म धाराएं निकलने लगती हैं। तो जैसे ही गर्म धाराएं निकलती हैं तो ठंडी और गर्म धारा बनती है, इसलिए वहाँ पर प्लैंकटन भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका कथन एक सही है, ये आपका सही है। ठीक है, आपका सही होगा क्या? ये सही है। ये गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री तक बढ़ा देती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इससे क्या हो जाता है, प्लैंकटन बड़ी संख्या में हो जाते हैं और इसीलिए वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है मछलियाँ वगैरह भी वहाँ पर बड़ी मात्रा में जो जन्म लेती है, क्योंकि उनके लिए भोजन जो होता है प्लैंकटन प्राप्त होने लगता है। इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों सही है। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? 1918 में उत्तर प्रदेश, जो आपका संयुक्त प्रांत है उत्तर प्रदेश, तो 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन 3 लोगों ने मिलकर के किया था। 3 लोगों ने मिलकर किया था। कौन कौन थे? 3 लोगों में थे गौरी शंकर मिश्रा थे, गौरी शंकर मिश्रा थे, ठीक है। इंद्र नारायण द्विवेदी थे द्वितीय, और तीसरे थे पंडित मदन मोहन मालवीय थे। पंडित मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी ने क्या किया था? इन तीनों लोगों ने मिलकर के उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू गलत है, स्वामी शाहजानंद सरस्वती गलत है। आपका आंसर क्या होगा कि इंद्र नारायण द्विवेदी होगा। ठीक है, चलिए, तो ये 33 क्वेश्चन 33 क्वेश्चन हमने अपने इस क्लास में विश्लेषण कर दिया है। आप लगातार बने रहिए और एपिसोड 3 यानी तीसरी क्लास में आपको मिलेंगे शेष 50 क्वेश्चन तक आप मिलेंगे और इसी तरीके से आपके सारे प्रश्नों का विश्लेषण तुरंत आपके सामने उपस्थित हो रहा है। आप शेष प्रश्नों के विश्लेषण के लिए हमारी अगली क्लास जरूर देखिए, आपको सबसे सटीक विश्लेषण मिल रहा है DPIS पर। मित्रों, DPIS परिवार के आप सदस्य हैं, तो आप DPIS परिवार के सदस्य बने रहने के लिए आप DPIS यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हमारी न्यू जो क्लासेस शुरू हो रही हैं, इसमें से हिंदी निबंध पत्र लेखन की एक महत्वपूर्ण क्लास हमारी शुरू हो रही है 22 मई प्रातः 9 बजे से, और हमारी जो क्रैश कोर्स है UPPCS मेंस के लिए ये शुरू हो रहा है 22 मई को ही शाम को 5 बजे से शुरू हो रहा है। तो आप हमारी इन दोनों क्लासेस में ज़रूर आएँ। आप आकर के 2 से 3 दिन तक आप हमारी फ्री डेमो क्लास देखें, उसके बाद फिर आप इस क्लास के साथ कंटिन्यू होकर के और UPPCS 2023 को आप अपने हाथ में कीजिए। साथ ही साथ RO के लिए भी हमारी क्लासेस शुरू है, उसमें भी आप शामिल होकर के DPIS कम्युनिटी डिजिटल प्लेटफॉर्म के आप मेंबर बन करके आप लाभ उठाएं।